साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम वेतन को लेकर के जो बहुत सारी गड़बड़ की है उसके बारे में हम विस्तारित चर्चा करेंगे। साथियों, समझना कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी कर्मचारी, मजदूर, श्रमिक काम करते हैं उनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार का घोषित न्यूनतम वेतन लागू होता है। श्रमिकों का वेतन बढ़ने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ता है। बहुत सारे साथी इसी महंगाई भत्ते को समझते हैं कि यही वेतन बढ़ता है। साथियों, दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेतन पुनरीक्षीकरण या वेतन पुनः निर्धारण। इसका कानून ये है कि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के अनुसार 5 साल के अंदर इस वेतन का पुनः निर्धारण सरकार को करना ही है। ये कानून के अंदर है। इसी कानून के तहत ये सरकार इस वेतन का पुनः निर्धारण करती है। ये है साथियों कानून। अब साथियों, हमको ये समझना है कि जो पिछला पुनः निर्धारण किया था वो 2014 में किया था। अब 5 साल बाद करना था, यानी 2019 में करना था। 2019 में 18 जुलाई 2019 को न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया और 15/11/2019 को इसकी एक बैठक की गई, जिस बैठक के अंदर सीटू की तरफ से 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का विरोध पूंजीपतियों ने किया। इस बैठक में साथियों ये सहमति बनी, जो बेसिक होगा, जो डीए होगा, डीए को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, उसमें 25% का इजाफा करके और इसको न्यूनतम वेतन माना जाएगा। उसके बाद से डीए 0 हो जाएगा। फिर जो भी हर 6 महीने में डीए आएगा वो डीए में जुड़ता जाएगा। इस प्रस्ताव को सरकार के पास लागू करने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद साथियों ये सरकार चुपचाप हो गई। इस सरकार ने 4 साल तक कोई भी चर्चा नहीं की। इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद ये सरकार 2024 में आके जागी और इस सरकार ने 13/3/24 को एक सर्कुलर निकाला, जिसमें ये कहा कि हम जो 2019 की सहमति बनी थी उस सहमति के आधार पर हम 2019 की जो न्यूनतम वेतन की दरें हैं उनका पुनः निर्धारण कर रहे हैं। अब इसमें बदमाशी इन्होंने ये करी कि जो ये तय किया था कि बेसिक को डीए जोड़ के उसमें 25% और बढ़ाया जाएगा, इसमें सरकार ने किया कि बेसिक, खाली बेसिक में डीए नहीं जोड़ा। 2019 का जो बेसिक था, बेसिक में केवल 25% प्लस करके उसके बाद फिर उसमें डीए जोड़ करके न्यूनतम वेतन का नया फार्मूला लेके आ गए। उसके अलावा बाकी जो अलग अलग ग्रेड पे जो नुकसान हुआ उसकी विस्तारित चर्चा आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से सरकार ने धोखा करके ये न्यूनतम वेतन का घोषणा कर दिया। इसमें एक घोषणा की कि 1 अप्रैल 2024 से ये न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। आप 1 अक्टूबर 2019 के फार्मूला के आधार पर 2019 का न्यूनतम वेतन घोषित कर रहे हैं, मगर आप उसको लागू करने की बात कब से कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2024 से, यानी लगभग 54 महीने बाद। 54 महीने का जो एरियस बनता है वो एरियस पूंजीपतियों को ना देना पड़े, इसके लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2024 से लागू किया और एरियस नहीं देने की घोषणा की। अब ये एरियस जो 54 महीने का है वो कितना बनता है हम आपको कैलकुलेट करके आगे बताएंगे। अब इस बढ़ोतरी के बाद 1 अक्टूबर 2019 का जो वेतन है वो कितना हो गया, ये चार्ट मैंने लगाया, इस चार्ट में है, आप इसको देख लीजिए। अकुशल श्रमिक का हो गया 9,575 रुपये और दिन का हो गया 368 रुपये। अर्धकुशल श्रमिक का हो गया 10,571 रुपये और दिन का 407 रुपये। कुशल श्रमिक का हो गया 12,294 रुपये, दिन का हो गया 473 रुपये।
उच्च कुशल का हो गया 13,919 रुपये और दिन का हो गया 535 रुपये। ये वेतन कब का हो गया? 1/10/2019 से। अब इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी श्रमिकों को 1/10/2019 से नहीं दी गई। अब साथियों दूसरा जो चार्ट है वो प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इन्होंने मार्च 2024 में घोषित किया। इसमें जो बेसिक है, जो मैंने 2019 का बताया, वो वही रहा। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो 2019 से अभी तक का डीए बना, वो डीए को इसके अंदर जोड़ दिया। इसके आधार पर अकुशल का 11,800 रुपये, 454 रुपये रोजाना वेतन हो गया। अर्धकुशल का 12,796 रुपये और 492 रुपये रोजाना हो गया। कुशल का 14,519 रुपये और 558 रुपये रोजाना हो गया। उच्च कुशल का 16,144 रुपये और 621 रुपये रोजाना हो गया। तो ये साथियों वेतन है जो घोषणा की गई थी। उसके बाद से साथियों फिर पूंजीपति हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया। ये सरकार मूक दर्शक बनी रही। साथियों सरकार ने 24/5/2024 में सर्कुलर जारी किया और जो दरें बढ़ाई थी 1/4/2024 से, वो बढ़ी हुई दरों को वापस ले लिया। अब उसके बाद उन्होंने जो नई दरें लागू की, जिसमें वापस 2019 की स्थिति में ले गए, वो चार्ट ये आपके सामने है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं उन्होंने बेसिक वही रखा है जो 2019 में था, और इसमें 2019 से अभी तक जितना डीए बढ़ा है वो डीए को डीए वाले कॉलम में रखा हुआ है, और इसमें जो बढ़ोतरी की गई थी वो बढ़ोतरी भी वापस ले ली गई है। ये आप देख सकते हैं। इसमें 350 रुपये वो भी जुड़ा है जो 1 अप्रैल 2024 से डीए आया है, वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। ये चार्ट आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हम कहाँ थे, हमको क्या मिलना चाहिए था और हमको वापस कहाँ लाके खड़ा कर दिया इस सरकार ने। इसके बाद साथियों इन्होंने जो 2 महीने करीब वेतन बढ़ाया था कारखानों में, वो वेतन लागू हुआ था। कारखानों ने वो 2 महीने का वेतन जिन श्रमिकों को बढ़ा हुआ दिया था, उस वेतन को काट लिया, यानी वापस 2019 की परिस्थिति में श्रमिकों को खड़ा कर दिया। अब साथियों हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस सरकार ने श्रमिकों का कितना नुकसान किया। इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। ये पहली इमेज मैंने आपके सामने लगाई है, इसको देखिए। इसके अंदर यह है कि जो बेसिक और डीए को जोड़ के 25% जोड़ना था, उसमें सरकार ने क्या बदमाशी करी कि केवल बेसिक में 25% जोड़ा। इसके कारण से श्रमिकों के वेतन में जो कम वेतन बढ़ा, उसकी गणना इस चार्ट के अंदर है। अकुशल का जो वेतन है वो 1625 रुपये बढ़ा, जबकि यदि बेसिक और डीए मिला के 25% करते तो 1988 रुपये बढ़ता, यानी इसका 1 महीने का वेतन 363 रुपये कम हुआ। अर्धकुशल का इन्होंने जो बढ़ाया वो 1764 रुपये बढ़ाया, जबकि बेसिक डीए जोड़ने के बाद 2202 रुपये बनेगा, यानी इसका 1 महीने का 438 रुपये का नुकसान हुआ। कुशल श्रमिक का देखिए, इन्होंने 2109 रुपये बढ़ाया, जबकि बेसिक डीए जोड़ने के बाद इसका 2546 रुपये बनना था, यानी 437 रुपये महीना इसका कम हो गया। उच्च कुशल का देखिए 2434 रुपये इन्होंने बढ़ाया, तबकि इसका जो बेसिक डीए जोड़ के जो बनता था वो 2871 रुपये बनता था, यानी इसका भी 437 रुपये महीना कम हुआ। और आगे ये बात भी समझना है कि यदि अगला जो पुनः निर्धारण करेगी सरकार, यदि उसमें उसने यही बदमाशी करी तो 400 का नुकसान तो 37 रुपये का नुकसान तो ये हो चुका है। अगले वाले पुनः निर्धारण में कम से कम और बड़ा अमाउंट 500-700 रुपये, एक्चुअल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उतना बड़ा नुकसान और होगा। और ये हर एग्रीमेंट में नुकसान होगा, मतलब इसका आप जोड़ते जाओगे,
अभी 437 हुआ। अगली बार उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 600 रुपये कम हुआ, तो 6 और 4 10 1000 हो गया। फिर अगले 5 साल बाद 1000 रुपये कम हुआ, तो ये 2000 रुपये कम हुआ। ऐसा करके ताजिंदगी बहुत बड़ा अमाउंट ये सरकार ने लुटवा दिया एक फार्मूले को चेंज करके। अब मैं आपको दूसरा चार्ट लगा रहा हूं। इस चार्ट में देखिए कि 2019 में जो वेतन बढ़ोतरी होना थी, वो बढ़ोतरी इन्होंने कब करी? 1 अप्रैल 2024 से लागू की। अब इसके अमाउंट का फर्क देख लीजिए आप। जैसे अकुशल श्रमिक को 2019 से जो अमाउंट मिलना था, वो अमाउंट मिलना था 9,575 रुपये, मगर मिला कितना? 7,950 रुपये। अब इसका अंतर कितना हो गया? 1,625 रुपये। 2019 से 1,625 रुपये अकुशल श्रमिक को कम मिले। उसके अलावा इसी चार्ट में हमने 363 रुपये जो डीए और बेसिक जोड़ के बनाना था वो नहीं बनाया, वो भी इसमें जोड़ रहा हूं ताकि ये पूरा टोटल अमाउंट आपके सामने आ जाए। इसलिए टोटल 1988 रुपये महीने का नुकसान हुआ, और ये नुकसान निरंतर 54 महीने तक हुआ, 54 मंथ। अगर हम इसका 54 से गुणा कर देते हैं तो ये अमाउंट 1,07,352 रुपये बनता है। अब हम अर्धकुशल की बात करते हैं। इसको मिलना था 10,571 रुपये, मगर इसको मिला कितना? 8,807 रुपये। इसका नुकसान कितना हुआ हर महीने? 1,764 रुपये। और जो बेसिक डीए जोड़ने वाली राशि है वो 438 रुपये का नुकसान। टोटल दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका नुकसान हुआ 2,200 रुपये महीना। 2,200 रुपये महीने में 54 का गुणा कर देते हैं तो इसका जो राशि बनता है 1,18,990 रुपये इसके श्रमिक के लूट लिए गए। अब हम कुशल की बात करते हैं। कुशल को मिलना था 2019 से 12,294 रुपये, जबकि उसको मिला 10,185 रुपये। इसका कितने का नुकसान हो गया? 2,109 रुपये महीना। इसका जो डीए नहीं जोड़ा उसकी राशि है 437 रुपये का नुकसान हुआ था। इसलिए दोनों को जोड़ने के बाद 2,546 रुपये महीने का नुकसान हुआ। इसमें हमने 54 का गुणा कर दिया, क्योंकि 54 महीने तक ये नहीं मिला है, तो ये राशि बनती है 1,37,484 रुपये। अब हम उच्च कुशल को देखते हैं। इसको एक्चुअल में मिलना था 13,919 रुपये, मगर मिला कितना 2019 से? 11,485 रुपये। इसका कितने का नुकसान हो गया? 2,434 रुपये का, प्लस 437 रुपये वो डीए वाला। इसलिए टोटल इसका जो नुकसान हुआ पर महीने वो 2,871 रुपये का हुआ। 2,871 रुपये महीने में 54 का जब गुणा करते हैं तो ये राशि 1,55,034 रुपये बनती है। ये लूट है साथियों। सरकार और पूंजीपतियों ने मिलके इतनी बड़ी राशि एक एक श्रमिक की लूटी है, और इस तरीके के श्रमिक मध्य प्रदेश में अंदाजे से 25 लाख करीब हैं। 25 लाख में यदि आप इस अमाउंट का गुणा कर दीजिए, अपने कैलकुलेटर में गुणा करके देखिए कितने लाख हजार करोड़ रुपया इस सरकार ने आम जनता, गरीब जनता, मजदूर, मेहनतकश की पसीने की कमाई के निकाल करके पूंजीपतियों के खजाने में भर दिए। ये सरकार का चरित्र है साथियों, जिसको समझना है। और ये सरकार इसके बाद भी बहुत सारे षड्यंत्र कर रही है, जो षड्यंत्र मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अलावा साथियों एक चीज और ध्यान रखना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया था वो इन्होंने वापस ले लिया। अब 6 महीने हो गए हैं। इस 6 महीने की जो राशि हम जोड़ते हैं, कितना कितना 6 महीने में नुकसान हुआ एक एक श्रमिक का, वो बनता है अकुशल का 9,750 रुपये। ये उस राशि से अलग है। अर्धकुशल का 10,584 रुपये, कुशल का 12,654 रुपये, उच्च कुशल का 14,604 रुपये। इतना पैसा ये पिछले 6 महीने में
एक एक श्रमिक का नुकसान हुआ है। एक आंकड़ा आपके सामने और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि अब क्योंकि दूसरा जो पुनर्निर्धारण होना है वेतन का वो 1 अक्टूबर 2024 में होना है, जो 1 अक्टूबर 2024 आ गया है। यदि हम सरकार पर दबाव बना करके जो 2019 में किया था, 5 साल अभी 1 अक्टूबर 2024 को हो रहे हैं, यानी कि अब 2024 से पुनः वेतन निर्धारण होना है। ये सरकार के एज पर लॉ है, कानून के तहत होना है। ये जैसे मैंने बताया कि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत ये सरकार को 5 साल में पुनः निर्धारण करना बिल्कुल अनिवार्य है। मगर इस सरकार की तानाशाही देखो कि 5 साल की जगह ये 10 साल में कर रहे हैं और 5 साल पुराना 2019 का कर रहे हैं। अब 2019 का हो गया मगर अभी अब 2024 का होना है। यदि हम 2024 का सरकार के ऊपर दबाव बना करके केवल इसी फार्मूले पर, जो फार्मूला पिछले न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के लिए सरकार ने माना, उसमें केवल एक बदमाशी कर दी कि बेसिक और डीए जोड़ के 25% नहीं बनाया। यदि हम बेसिक और डीए जोड़ के 25% उसमें प्लस करके यदि हम नया वेतन बनाते हैं तो वो कितना वेतन बनेगा, जो हमारा अभी से होना चाहिए एज पर लॉ, एज पर कानून 1 अक्टूबर 2024 से ये वेतन होना चाहिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अकुशल का बनेगा 14,750 रुपये, अर्धकुशल का बनेगा 15,995 रुपये महीने का, कुशल श्रमिक का बनेगा 18,149 रुपये और उच्च कुशल का बनेगा 20,180 रुपये। तो बिना किसी मांग के जो आपने सरकार ने किया साहब, उसी आधार पर यदि हम बनाते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से हमारे वेतन की दरें ये होनी चाहिए। यदि आपको जो मिल रहा है और जो होना चाहिए उसमें से जो मिल रहा है उसको घटाएंगे तो हर महीने आपकी कितनी लूट, हर श्रमिक की कितनी लूट हो रही है, आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा, हमने एक अमाउंट और प्रोजेक्ट किया है। इस चार्ट को देखिए आप। यदि ये सरकार केवल 4 साल देरी करती है, 4 साल का मतलब होगा 48 महीने, 48 महीने बाद ये घोषणा करती है जो आज होना चाहिए, तो एक एक श्रमिक का कितना लूट होगा। अकुशल श्रमिक का 1,41,600 रुपये की लूट होगी, अर्धकुशल श्रमिक का 1,53,552 रुपये की लूट होगी, कुशल श्रमिक का 1,74,240 रुपये की लूट होगी, उच्च कुशल जो श्रमिक है उसका 1,93,728 रुपये की लूट होगी। तो ये प्रोजेक्टेड लूट हैं। यदि हम जागे नहीं तो इतना नुकसान होगा यदि 4 साल बाद सरकार ने ये लागू किया। अब आप समझ गए होंगे कि सरकार असल में मजदूरों की, गरीबों की सरकार नहीं है जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब साथियों, में सरकार के जो छल कपट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूंजीपतियों ने कोर्ट में फंसा दिया और इस फंसाने में सरकार का भी सहयोग है, क्योंकि ये सरकार सही तरीके से अपना पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रखी। या सरकार टाइट हो जाती तो ये पूंजीपति कोर्ट में नहीं जाते। ये मान के चलिए कि सरकार और पूंजीपतियों की मिली भगत से ये कोर्ट का ड्रामा चल रहा है। पहला षड्यंत्र सरकार का पूंजीपतियों का ये था कि जो घोषणा किया उसको भी छीन लिया। अब दूसरा इन्होंने क्या किया कि जब जो सीटू संगठन के महासचिव हैं कॉमरेड प्रमोद प्रधान जी, वो इस न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने इनको 2024 में एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की इमेज में आपको दिखा रहा हूं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस चिट्ठी में मुख्य तौर पर जो सारा गड़बड़ घोटाला हुआ उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी और ये मांग की कि जो बेसिक और डीए मिला के जो कैलकुलेशन होना था उसको कैलकुलेशन को करो। ये मजदूरों के साथ धोखा किया आपने। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2019 से जो एरियस बनता है
वो श्रमिकों को एरियस का भुगतान करो। उसमें आंकड़े लिख करके दिए, एक एक श्रमिक का कितना एरियस बनता है। तीसरा उन्होंने कहा है कि 2024 से जो नई दरें निर्धारित होनी है 1 अक्टूबर 2024 से, उसके लिए जो न्यूनतम वेतन बोर्ड होता है उसका गठन किया जाए, उसको एजेंडे में लाया जाए, ताकि सरकार और पूंजीपति और यूनियन मिलकर के 1 अक्टूबर 2024 से नया वेतनमान जो बढ़ना है उसकी घोषणा हो सके और श्रमिकों को नया बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। इस तरीके से उन्होंने विस्तृत चर्चा के साथ ये चिट्ठी लिखी सरकार को। साथियों, सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसमें उस चिट्ठी में बहुत सारे ऊपर तो उनके सारे मुद्दे लिखे हैं, क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, मगर आखिरी एक लाइन है जिसमें सरकार ने इस चिट्ठी का जवाब दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उठाई गई मांगों के संबंध में आगामी न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श पश्चात आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाना उचित होगा। ये शब्द लिख कर दिए और इसके बाद जो भी बोर्ड की बैठक हुई उसमें सरकार ने इस लेटर में जो जितने भी मुद्दे उठाए थे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। 1 अक्टूबर 2024 से जो नया पुनः निर्धारण होना है उसको एजेंडे में सरकार ने नहीं रखा, उसको एजेंडे में लेकर नहीं आए। इसका मतलब यह है कि सरकार जो न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है उसको बढ़ाने के मूड में नहीं है। उसके बाद से साथियों फिर पूंजीपतियों ने सरकार को लिखा कि न्यूनतम वेतन जो बोर्ड है उसकी बैठक बुलाई जाए और उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो न्यूनतम वेतन है वो अलग अलग इंडस्ट्रियों के हिसाब से न्यूनतम वेतन घोषित हो। अब सरकार ने देखो प्रमोद प्रधान जी की जो चिट्ठी है उसके आधार पर जो नई दरें बढ़ानी है उसके बारे में बैठक नहीं बुलाई, मगर पूंजीपतियों के कहने से तुरंत बैठक बुला ली। और जब ये बैठक बुलाई गई तो प्रमोद प्रधान जी ने कहा कि हमने जो चिट्ठी लिखा था उस चिट्ठी का जो एजेंडा है आपने अपने इस बैठक के एजेंडे में शामिल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने टाला मटोली की, फाइनली उस बैठक में एजेंडा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा श्रम विभाग से कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए आपको तुरंत ही न्यूनतम सलाहकार बोर्ड का गठन करके इस न्यूनतम वेतन को 2024 से जो बढ़ना है उसको बढ़ाना चाहिए। तो सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। अभी तक की जो सूचना है उसके आधार पर सरकार ने जो ये सलाहकार बोर्ड का गठन करना था इसका गठन नहीं किया है। ना इसके संबंधित कोई एजेंडा बनाया है, ना इसके संबंधित कोई बैठक की है, ना इसके संबंधित कोई बैठक करने का इरादा सरकार का दिख रहा है। तो इस सरकार का खेल देखिए आप, किस तरीके से सरकार पूंजीपतियों से मिलकर के श्रमिकों की लूट करा रही है। अब साथियों रास्ता क्या है, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी। रास्ता क्या है? क्या हमको चुपचाप घरों में बैठ जाना चाहिए? क्या हमको न्यूनतम वेतन के जो हमारा लुट गया पैसा उसकी मांग नहीं करनी चाहिए? हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए या हमें इसके बारे में अपनी मांग उठाना चाहिए? मुझे लगता है कि हमको दमदारी के साथ अब हमारा जो पैसा लुटा है उस पैसे को छीनने के लिए हमको ताकतवर तरीके से संघर्ष करना चाहिए। हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा भाई, हमारी कमाई का पैसा है। मजदूर 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके न्यूनतम वेतन पा रहा है, तो जो उसका हक है, जो उसका पैसा घर चले, उसके बच्चों का परिवार का जो हक है, उस पैसे को लेने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए सीटू जो संगठन है, सीटू एक मजदूर संगठन है। जो संगठन जो ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा उसमें भी पार्टी है। प्रमोद प्रधान जी कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं उसकी तरफ से, और जो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड है उसके सदस्य भी प्रमोद प्रधान जी हैं। तो सीटू संगठन एक बड़े आंदोलन का एजेंडा लेके सामने आया है जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे।
इन कार्यक्रमों में आएंगे, कॉल आएंगे, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को शामिल होना है, पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को। और इस वीडियो के माध्यम से ये बात सबके पास पहुंचानी है। हर श्रमिक का जिम्मेदारी है, हर श्रमिक के पास मोबाइल फोन है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने साथियों को फॉरवर्ड करें और उनको कहें कि इस वीडियो को सुनो। तो बाकी की जो C2 की योजना है वो अलग अलग तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी पहले चरण में C2 ने जो अभियान की घोषणा की है उसमें एक तय किया है कि वो एक प्रोफार्मा निकाला है और इस प्रोफार्मा निकालने के साथ में उसमें आपकी सहमति मांगी है। हर श्रमिक को अपनी सहमति देना है कि हम इस लड़ाई के साथ हैं, आपका संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ हैं हम, हमारी सहमति है, जो भी आंदोलन होगा, जिस तरीके की लड़ाई बनेगी उसमें हम शामिल होंगे। ये आपको कमिटमेंट करना है। उसके साथ में साथियों दूसरा एक पैसे का सवाल। आप जानते हैं कि यहाँ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके अलावा यदि सरकार नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ कम से कम 5 लाख 7 लाख में तो वकील मिलता है अच्छा सा। वहाँ कम से कम 10 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा लगेगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। इसलिए साथियों ये लड़ाई का जो खर्चा है, C2 संगठन कभी भी पूंजीपतियों से कोई चंदा नहीं लेता। अगर पूंजीपतियों से चंदा लेगा तो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ नहीं सकता। इसलिए हमेशा हम जनता से वो पैसे मांगते हैं। इसलिए से लड़ाई के लिए उस फार्म को भरने के साथ में आपको 100 रुपए का सहयोग भी देना है। जो आपका फॉर्म भरेगा वो आपके पास देगा और फॉर्म में सीरियल नंबर डले हुए हैं, डुप्लीकेट फॉर्म आपको मिलेगा नहीं और उस फॉर्म का नंबर का रसीद आपको फाड़ के रखना है। वो 100 रुपए से कोर्ट से लेके, जिले से लेकर के हाई कोर्ट की लड़ाई से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए फंड इकट्ठा होगा साथियों। तो ये दोनों चीजें जिसको समझना है, मैं स्क्रीन पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूं जिसमें प्रमोद प्रधान जी का मोबाइल नंबर है, भूषण भट्टाचार्य जी का मोबाइल नंबर है, जो मुख्य नेता हैं। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। अलग अलग जिलों के नेता कौन है ये नेता आपको बता देंगे और उनसे पर संपर्क करके आपको वहां के आंदोलनों में शामिल होना है और अपना ये फॉर्म भर करके 100 रुपए का जो सहयोग राशि है ये उनके पास जमा करना है, ताकि हमारी लड़ाई, हम जमीनी मैदानी लड़ाई और कानूनी लड़ाई, दोनों लड़ाइयों को लड़ सकें। इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से हर श्रमिक तक पहुंचाने में आप सहायता करें, सहयोग करें, ताकि हर श्रमिक इस बात को अच्छी तरीके से समझ सके साथियों। तो साथियों इस वीडियो में बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जो न्यूनतम वेतन वाला कैसे बनता है उसका वीडियो हम बनाएंगे। वो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में बहुत सारी जानकारी है। ये गुलामी का फोल्डर है, उसमें मजदूरों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है। एक ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर का फोल्डर है, उसमें ट्रेड यूनियन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है जो आप सुन सकते हैं और आपका नॉलेज बढ़ेगा। हम सब मिलकर के मजदूरों की लूट को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे और जो हमारा पैसा लूटा गया है इसको सरकार से छीनेंगे साथियों, हम सब मिलकर। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप जागरूक होंगे और इस मुहिम में शामिल होंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।